दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जिलावार जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय साइंस यानी विज्ञान की मॉडल सेट 1 का जो है कंप्लीट आंसर देने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्यारा सा कॉमेंट जरूर करेंगे और मुझे कॉमेंट करें कि आप लोगों की तैयारी अभी तक कितनी हुई है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, बच्चों आपका सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जल से जो हम लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं। कांच का भी जो है प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मिट्टी का प्रयोग जो है हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। मैंने इसके जो बारे में बहुत सारा चीज जो है मैं आपको बताया है और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा चुका है। और भरसक उम्मीद है कि आप लोग जो है इस मॉडल पेपर में जितने आंसर दिए गए हैं उसमें से आप लोग जो है 80% जो है आप लोग सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है तीसरा नंबर कि यदि अवतल कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि अवतन कोण आई और परावर्तन कोण आर जो है वो हमेशा क्या होता है? वो बराबर होता है। यानी कि जितना जो है अवतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अवतन कोण का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा नंबर दिया है कि पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। तो क्यों प्रतीत होती है बच्चों? आपको मैंने पहले बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न दिया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि किसी माध्यम में साइन आई अनुपात साइन आर होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा और यह जो है स्नेल का नियम को भी दर्शाता है। तो स्नेल का नियम को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न छठा नंबर दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था और कई बार मैंने आप लोगों को इसको रटवाया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, इसका हो पाने का कारण है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की समंजन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, आप इसको अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो दिया गया है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी दोस्तों नेत्र गोलक में अगर लंबा हो जाए या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना यह जो है निकट दृष्टि दोष को जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष को उत्पन्न करता है। अगर नेत्र गोलक मोटा हो जाता है तो वो दीर्घ दृष्टि दोष को उत्पन्न करता है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं बच्चों, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है A to Z क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो भी जिलावर मॉडल पेपर जारी किया आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्द से जल्द जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं इनको अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। इससे 100% बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे 10वां नंबर दिया गया है कि अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया है और जैक बोर्ड की तरफ से जो मॉडल पेपर पहले जारी किया गया था तो उसमें भी यह क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अवतल लेंस से जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है।
और उत्तल लेंस से जो है दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और बायफोस्की लेंस यानी कि द्विफोस्की लेंस से जो है जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है बच्चों, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको रट लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 2 ओम 3 ओम और एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यानी पार्श्व क्रम का मतलब हो गया समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, और मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का जो है आप यहाँ पे रखेंगे। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन भी कर देता हूँ, तो देखिए 1/2 लिखे, प्लस हो जाएगा 1/3 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 1/ कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो इसको हम लघुत्तम निकालेंगे, आएगा 6। तो अब इसको भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 1 आएगा। तो 1 ओम इसका आंसर आएगा। तो इसका 1 ओम कहाँ है, ऑप्शन ए में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व अथवा पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, इसका फॉर्मूला और व्यंजक आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 100% मैं लिख के देता हूं कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला कोई प्रश्न देखिए 13 नंबर दिया गया कि फ्यूज को विद्युत शक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में किया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में जो है इसे संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर दिया है कि अभिक्रिया 2NO + C तीर चिन्ह जो है 2NOCO में, यानी कि 2 जो है ये जो अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, ये जो इक्वेशन दी गई है, इसमें कार्बन जो है, इसमें क्या है कि कार्बन जो है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यह जो कार्बन है इसका जो है उपचयन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था उपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन के साथ जो है संयोग करता है उसे उपकरण कहते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है उसे जो है उपचयित अभिक्रिया यानी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे जो है सी के साथ जो है उपचयन हो रहा है, तो यह जो है क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सी सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों ये जो सी जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी का उपचयन हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर दिया गया है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये तो आप सभी को पता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन संरक्षण का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इनमें से सभी। देखिए लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाना, चांदी का काला होने से बचाना, तांबे की वस्तु का हरा होने से बचाना, ये सभी जो है संरक्षण होने का उदाहरण है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है रंधी सूचक का उदाहरण। रंधी सूचक कह सकते हैं या गंधी सूचक कह सकते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, रंधी और गंधी। ठीक है, याद रखेंगे गंधीय सूचक या रंधीय सूचक का जो उदाहरण है ये जो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी दोस्तों विनेला, लौंग का तेल और प्याज, ये सभी क्या है, उदासीनी पदार्थों का तरह जो है महक करती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जो सेंट होता है ना वो एकदम गंधीय सूचक की तरह कर दर्शाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 18 नंबर दिया है कि सोडियम लवण का परिवार है। तो सोडियम लवण का परिवार जो है ये दोनों है। ठीक है, याद रखेंगे NaCl हो जाएगा और Na2SO4 दोनों है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 19 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ये तो सत्य है। ठीक है, इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सत्य है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। और अगला दिया गया है अम्लीय वर्षा में pH का मान जो है 5 से 6 से कम होता है, ये भी सही है। लेकिन क्षार का उपयोग साबुन बनाने में नहीं होता है, इसका बहुत ही कम मात्रा जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये बिल्कुल भी गलत है, ये असत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 20 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है
एंटासिड, एंटासिड का उदाहरण है। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंटासिड का जो उदाहरण है वो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा है, ठीक है, याद रखेंगे, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया है कि कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। तो इनमें से क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उष्मा का कुचालक कौन होता है। तो उष्मा का कुचालक होता है लेड भी होता है, पारा यानी कि मरकरी भी होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही वाला सवाल आ गया। पहला दिया है कि आयोडीन जो है चमकीला और धातु है, ये भी बिल्कुल सही है। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये एकदम बिल्कुल सही है। और चौथा देखें यहाँ दिया है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, यह असत्य कथन है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर देखिए, इसमें दिया गया है इनमें से कौन और संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम जो है सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक जो है अभिक्रियाशील धातु में से एक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो जल के साथ जो है अभिक्रिया जो है नहीं करता है। तो इसका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो है लेड, कॉपर और सिल्वर, ये सभी जो है अभी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल 25 नंबर यहां देखें, दिया गया है सिनाबार किस धातु का एस्क है। तो सिनाबार जो है वो मरकरी धातु का एस्क है, यानी कि पारा जिसको कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 26 नंबर है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, क्योंकि यह जो है क्षारीय पोटेशियम पैरामैग्नेट में भी है और यह जो है अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमोट में भी है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखें, दिया गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहां पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। हरी पत्तियों में क्या पाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए ये काफी घुमा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन बहुत ही इजीली है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 28 नंबर दिया गया कि वृक्क का संबंध किस यंत्र से है या तंत्र से है। वृक्क का संबंध जो है उत्सर्जन तंत्र से है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर है कि पौधों में भोजन के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम दोनों है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, दोनों। अगला प्रश्न दिया है 30 नंबर कि थायरॉक्सिन के स्रावण कि कौन सा तत्व जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है या पत्तों के मरने के लिए उत्तरदायी है। यह भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा, यानी यहाँ सवाल दिया गया है कि हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्बेरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एस्बेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे ये कहता है कि पादप के हार्मोन के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो जिबेरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हार्मोन के पत्तियों को मुरझाने के लिए या मरने के लिए उत्तरदायी है, तो वो हो जाए एपिसिक अम्ल, यानी एपिसिक अम्ल अगर खत्म हो जाता है तो ये जो है पत्तियां जो है मुरझाने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क का संबंध किस यंत्र से है। दोस्तों यह सवाल 28 नंबर में पूछा गया था, तो इसका आंसर आप लोगों को तो पता ही है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है 33 नंबर की जनन मूल घटना है। जनन का मूल घटना क्या है। तो जनन का मूल घटना है डीएनए की प्रकृति बनना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है, जरा ध्यान देंगे, ये काफी वीवीआई सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 34 नंबर सवाल दिया गया कि जैव विकास की प्रकृति विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर आएगा डार्विन ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डार्विन ने। यानी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन लगा हो कि सर आपने डार्विन क्यों कहा। तो देखो बच्चों मैंने आपको बताया था अनुवांशिकता में, अनुवांशिकी में जो है क्या था सिद्धांत दिया था मेंडल ने, लेकिन यहाँ पे जो है जैव विकास का जो सिद्धांत दिया था
वो डार्विन ने दिया था, मेंडल ने नहीं दिया था। ठीक है, मेंडल ने क्या था, मटर के पौधों को जो है सही पहली बार प्रयोग करके जो है वो अनुवांशिकता का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैव विकास की प्रकृति विवरण का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने ही दिया था। क्या दिया था, डार्विन ने। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है कि अनुवांशिकता का आधार है, तो अनुवांशिकता का आधार होता है डीएनए, जिसको हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। अगला सवाल 36 नंबर दिया है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। तो देखिए प्राथमिकता उपभोक्ता हम लोग किसे कहते हैं, जो शाकाहारी होता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, द्विपोषी स्तर में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, द्विपोषी स्तर में क्या होता है, जो जानवर को खाते हैं, जो मांसाहारी होता है, उसी को हम द्विपोषी स्तर या द्विमादिका उपभोक्ता कहते हैं, द्वि उपभोक्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, शाकाहारी, जो साग सब्जी खाते हैं, साग सब्जी पर निर्भर करते हैं, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर दिया है कि परितंत्र में अजैविक घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये CO2 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा CFC होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, यानी कि सर्वाधिक प्रभाव करने वाला, ये गंभीर यानी कह सकते हैं नष्ट करने वाला जो पदार्थ है वो CFC है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण मित्र नहीं है। तो देखिए पहला दिया है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये तो पर्यावरण का दुश्मन है, क्योंकि इससे क्या, मोटरसाइकिल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और दूसरा यहाँ पे दिया गया जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद करना, ये बहुत अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए हर व्यक्ति को, ये जो है पर्यावरण का मित्र है। और दूसरा दिया है कपड़ों के थैले का उपयोग करना चाहिए, ये भी सही है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये जो है पर्यावरण का मित्र का व्यवहार नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल से प्रदूषित होता है, कौन होता है, पर्यावरण। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 40 नंबर दिया गया है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में, यानी 1970 ईस्वी में जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों इस मॉडल सेट का जो है 40 क्वेश्चन मैं आपको जो है पूरी तरीके से बता दिया हूं। इस 40 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन ऑलरेडी पता था, मुझे कमेंट करके जरूर